गुड मॉर्निंग अगेन, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी देख चुके हो। फर्स्ट लॉ बड़ा इजी था। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस द टोटल हीट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल वर्क इंटरेक्शन। इतनी सी बात बोली, उसने छुट्टी कर दी। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ की मैंने आपको दो तीन डेफिनेशन बताई है। एक ये भी बोला है मैंने आपको कि फर्स्ट लॉ ये भी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये भी बोलता है। फर्स्ट लॉ यही समझाता है एक बात कि साइक्लिक प्रोसेस अगर होगी तो नेट वर्क डन नेट हीट इंटरेक्शन के बराबर होता है। एक बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये भी निकल के आती है कि द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ठीक, ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा सा कहीं पर वो पीछे छूट गया है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आया उसने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एक प्रोसेस के लिए क्या चीजें होना चाहिए, क्या फर्स्ट लॉ कहाँ तक वैलिड है, ये सारी बातें जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना हो ना तो पढ़ने के लिए आधे घंटे का ही है ना। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो आधे घंटे की है, लेकिन इसको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है, क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चला। एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर होगी, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता होना चाहिए और साथ में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं हर बार SLOT लिखूंगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप समझ जाइएगा कि ये सेकंड लॉ लिखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को FLOT लिख दिया जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें क्या करना है हमें, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे समझते जाइए एक एक करके। ठीक, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास दो चीजें होती हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लेने वाला हूँ। देखिए क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव लॉ और क्वालिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉ, ठीक, ये क्या होते हैं। तो जब आप बात करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की, तो वहां पर एक चीज निकल के आती है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ जो है ना वो केवल और केवल क्वांटिटेटिव लॉ। कैसा है वो, क्वांटिटेटिव लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा, वो हमारा क्वांटिटेटिव लॉ है। ठीक, और जब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है हमारा, वो है हमारा क्वालिटेटिव लॉ। कैसा है ये, क्वालिटेटिव लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटेटिव है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वालिटेटिव है। ऐसा क्यों कहा गया है कि ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है, उसके पीछे भी रीजन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको केवल और केवल नंबर्स में बात करता है, वो प्रोसेस के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, ठीक, क्वांटिटेटिव लॉ है जो केवल और केवल बोलता है कि हीट जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तभी तो हमने बोला कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हम क्या बोलते हैं कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ठीक है, ये आपने बोला किसमें, आपके ये आपने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। लेकिन जब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बात आती है जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो यहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, समझिएगा इसने क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चला कि the total heat cannot be converted into work, but the work can be converted into, अच्छा, the work, total work, केवल वर्क नहीं, the total work can be converted into heat। समझ में आई बात। हम ये बोल रहे हैं कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर आपकी
आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हीट इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो जो जितने भी हीट इंटरेक्शन होगी, एक सिस्टम को आपने जो हीट सप्लाई की है, वो हीट, टोटल हीट जो है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। बट अगर आपने कोई सिस्टम को वर्क डन किया है, तो जो सिस्टम के ऊपर वर्क डन है वो पूरा की पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझाता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आउटकम है जो आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको ये बात पता चलेगी कि ऐसे क्यों लिखा गया है ना। आगे जब आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने हीट को वर्क में क्यों पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाए और वर्क को हीट में पूरा क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये बात समझ में आएगी। क्लियर? तो जब ये आप हीट और वर्क की बात करते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज आती है, और वो चीज आती है आपकी एनर्जी के बारे में, जिसको आप बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। क्लियर? तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात याद रखना। इसको आप क्वालिटेटिव लॉ क्यों कहते हैं, और आपका फर्स्ट लॉ क्वांटिटेटिव क्यों कहलाता है। क्वांटिटेटिव इसलिए कह रहा था, बड़ा आसान है कि भाई साहब यहाँ पे ये बोला गया कि हीट और वर्क आपस में पूरे म्यूचुअली कन्वर्टिबल होते हैं। टोटल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड टोटल वर्क is converted into can be converted into work। ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझाता है। यहाँ पे उसने केवल क्वांटिटी की बात की है, लेकिन देखो क्वालिटी की बात यहाँ पे आई है। वो बोल रहा है कि भाई साहब अगर टोटल हीट की बात करें तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट टोटल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ये समझ में आएगा आपको। इसीलिए सेकंड लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव लॉ। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जो पॉइंट लिखे हैं इसको समझिएगा जरा कि क्या मीनिंग है और क्यों लिखा गया है ऐसा। देखिए, ठीक है, आपके पास यहां से एक टर्म आने वाली है जिसको आप बोलेंगे हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। क्या क्या बोलेंगे? हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी। ये क्या होता है? ठीक, इसको देखते हैं। चलिए, हाई ग्रेड एनर्जी जो है which can be converted into heat completely। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। और ये कौन सा होता है? ये होता है वर्क। हाई ग्रेड एनर्जी क्या है? आपकी वर्क। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी आपका वर्क होता है। ठीक, वहीं पे अगर अपन बात करें लो ग्रेड एनर्जी की, तो लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है? तो इसको हम बोलते हैं which cannot be completely converted into heat, sorry, work। ठीक है बात। जब आप किसी सिस्टम की एनर्जी को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको बोल देते हैं कि वो हमारी लो ग्रेड एनर्जी होती है, और इसको हम बोलते हैं कि ये आपकी क्या होगी? ये आपकी होगी हीट। ठीक है बात, ये आपकी हीट होती है। किसको पूरी तरीके से आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क को। किसको आप पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते? हीट को। तो हीट आपकी लो ग्रेड एनर्जी हो गई और वर्क आपका क्या हो गया? हाई ग्रेड एनर्जी हो गई। यहां तक बात ठीक है? चलिए, आ गई समझ में इतनी, है ना? अब यहां से मैं आपको एक पॉइंट बोलने वाला हूं। ठीक, क्या है कि अगर मैं आपसे पूछता, बताइए आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक, वो और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और क्या डिफरेंस है? तो एक तो आपने बोला कि सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का वो मैंने आपको नीचे बता दिया है। दूसरा आपने बोला हाई ग्रेड लो ग्रेड, वहां पे बात आ गई थी, इसलिए मैंने ये समझनी है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग जो है टेम्परेचर डिफरेंस की एनर्जी है। एक जो है वो लोअर टेम्परेचर की एनर्जी है और एक हायर टेम्परेचर की एनर्जी है। तो फर्स्ट लॉ बताता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि चाहे एनर्जी आपकी लो ग्रेड की हो, मतलब आपकी लोअर टेम्परेचर की हो या हायर टेम्परेचर की हो, दोनों का सिग्निफिकेंस सेम होगा। लेकिन जब बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आती है, तो वहां पे ये बोला जाता है कि जो हायर टेम्परेचर की आपकी जो एनर्जी होती है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, और लो टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है उसका सिग्निफिकेंस कम होता है। ये डिफरेंस समझाया था हमको सेकंड लॉ ने। ये अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको ज्यादा लोड भी नहीं लेना है।
आप केवल सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली एक वन बाय वन आपके पास चीजें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात है ना। ये आपका सेकंड लॉ की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ चीजें बेसिक टर्म समझ रहे हैं अभी। बेसिक टर्म में आप ये देखिए, चलिए एक टर्म आती है आपके पास जिसको आप बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। क्या है ये? थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। अब ये क्या होता है? ठीक, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है, इसको समझते हैं जरा। चलिए देखिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर की जब बात की जाती है तो ये दो चीजें होती है या दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके पास सोर्स, एक होता है आपके पास सोर्स और एक होता है आपके पास सिंक। अब क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा चलेगी। सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा आने वाली है। ये आपका सोर्स हो जाएगा, अभी समझा रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सोर्स किसको कहते हैं? सोर्स उसे कहा जाता है कि जो एक इनफाइनाइट और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी का एक हीट रिजर्वायर होता है। क्या होता है ये? जिसके पास एक ऐसा रिजर्वायर विच इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी, जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो, इनफाइनाइट हो, मतलब जिसके पास अनंत ऊर्जा की सीमाएं हो, उसको आप बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर ही किसको कहते हैं? जिसके पास कितना हो, एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी। अब इसमें से सोर्स और सिंक किसे कहा जाता है? तो जब बात सोर्स की आती है तो सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा टीईआर जिसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हो, एक ऐसा टीईआर जिसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हो, बट उसमें से हम अगर कुछ एनर्जी निकाल लेते हैं, फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं, तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या उसका थर्मल कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम रहे। देखिए फिर से समझिए, जो आपका टीईआर है, टीईआर जो होता है ये होता है अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, टीईआर की बात कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें सोर्स किसको कहते हैं, तो ये दो टीईआर के टाइप्स हैं, ये दोनों क्या हैं, टीईआर के टाइप्स। ठीक, एक को आप बोलते हैं सोर्स, दूसरे को आप बोलते हैं सिंक। एक को बोलते हैं सोर्स, दूसरे को आप कहते हैं सिंक। क्लियर है बात? है ना, एक आपका सोर्स हो गया, दूसरा आपका एक आपका सोर्स, दूसरा आपका सिंक। क्लियर? तो सोर्स और सिंक दोनों की दोनों क्या है, टीईआर है, दोनों की दोनों टीईआर है। टीईआर बहुत सारी एनर्जी होगी। अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर से हम अगर थोड़ी एनर्जी निकाल लेते हैं, अगर हम फाइनाइट एनर्जी निकाल लेते हैं तो जिसके टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ेगा वो सोर्स कहलाएगा। और सिंक क्या होता है, तो ये भी एक टीईआर होता है जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी होती है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, जिसके अंदर अगर आपने कुछ फाइनाइट एनर्जी डाल भी दी तो उसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होते हैं सोर्स और सिंक। ठीक, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं कि सोर्स और सिंक किसको कहते हैं आप। ठीक, तो आप कहते हैं कि सोर्स, पहला पॉइंट, सोर्स में आप क्या याद रखेंगे, पहले पॉइंट में आप याद रखना कि which can provide a large amount of energy without changing its temperature, without changing its temperature। क्लियर है ना? ये क्या कर सकता है, तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई कर सकता है पर अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देगा। क्लियर ये पॉइंट यहां से? ठीक, आगे समझ में? चलिए दूसरा अपने पास है सिंक। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि टीईआर क्या है, ये टीईआर है, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर है। ठीक, which can absorb, ये क्या कर सकता है, ये आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, the large amount of energy without
चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, फिर से वही वाली बात कि इसके भी क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपके सोर्स एंड सिंक होते हैं, जिसको आप थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात बोली। और ये आपके पास लिखा भी, ये सोर्स हो गया और ये सिंक हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोर्स और सिंक बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा समझना, एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, इनके क्या पूछा है आपसे एग्जांपल, तो सोर्स का एग्जांपल क्या होगा जिससे आप एनर्जी ले सकते हो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आपके पास प्रैक्टिकली एक एग्जांपल है, कौन सा, सूर्य। सूर्य से आप एनर्जी ले लीजिए, कि है ना, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, तो एक और एग्जांपल यहां से याद रख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल फर्नेस। क्या याद रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल फर्नेस जो होता है उसको भी एग्जांपल माना जाता है सोर्स का, फर्नेस। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए सिंक का एग्जांपल बताइए, तो सिंक का जिसमें आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर दें लेकिन उसको फर्क नहीं पड़े, ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी आपके पास होती है रिवर, ऐसी आपके पास होती है लेक, ऐसे आपके पास होते हैं सी, है ना, समुद्र वगैरह जो होते हैं। समुद्र में भी अगर आपने एनर्जी को सप्लाई कर दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर यहां तक बात, है ना। चलिए, और एग्जांपल अगर देखना हो तो इसका एग्जांपल एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर भी जो होता है उसको भी आप एग्जांपल मानते हैं किसका, सिंक का। क्लियर, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका सिंक हो गया। बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहां से, जो हमको थोड़ा सा समझना है वो क्या है। तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है क्या करता है, तो गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। इससे हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलता है। किसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, एंट्रोपी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ना, क्योंकि इसके बाद अगले टॉपिक में, मतलब अभी आप इसके बाद कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा तो आप कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, और कार्नोट साइकिल के बाद आपके पास टर्म लिखी हुई है कि द बेसिक्स ऑफ या द फंडामेंटल्स ऑफ आपका एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये बात लिखी हुई है वहां पर। ठीक, तो आपको वहां पर ये पढ़ना पड़ेगा एंट्रोपी के बारे में। बढ़े आगे, एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी को हम समझेंगे, है ना, पूरा समझेंगे, बट अभी हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी का कांसेप्ट मिला, इतनी बात। एंट्रोपी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोला जाता है। क्या होता है ये, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, पर अभी उसका काम नहीं है, वो करेंगे। चलिए, अब एंट्रोपी हम क्या देखते हैं, यहां से एक और चीज समझ में आएगी। एंट्रोपी को आप डिनोट करते हैं डेल एस से, या एंट्रोपी चेंज जो होती है उसको आप डेल एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी को तो डायरेक्टली आप एस से दिखा सकते हैं, एंट्रोपी जो होगी उसको आप एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर स्मॉल एस लिखा हुआ है तो वो है स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। ठीक है अगर, और ये आपका क्या हो गया, ये एंट्रोपी हो गई। बढ़े आगे, चलिए अब समझिए थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेंज इन एंट्रोपी निकालिए यूनिवर्स के लिए, किसके लिए निकालिए, यूनिवर्स के लिए, तो ये आप डेल एस क्या लिखा है आपने, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स। ठीक है, किसके लिए निकाला ये आपने, यूनिवर्स के लिए। क्या होता है ये, तो समझिए, आपकी जब भी कोई प्रोसेस हो रही होगी, सर यदि हम रिवर में एक्स्ट्रा वाटर फ्लो करें तो एनर्जी चेंज क्यों हो जाती है। आप एक चीज गलत समझे, पीयूष जी नहीं, प्रेम प्रकाश जी। एग्जाम्पल भले ही रिवर लिखा है, लेक लिखा है, जो भी लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है थर्मल। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर पढ़ रहे हैं, ना कि हम वाटर एनर्जी रिजर्वायर। आई क्या बात समझ में, जल्दी से बताइए। अगर ये बात आपको क्लियर हो या आप क्लिक कर पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि हम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर पढ़ रहे हैं, हम बात हीट की करेंगे, हम बात टेम्परेचर की करेंगे, ना कि अपने वाटर फ्लो की। बताइए
है ना। हाँ, हम बात जब कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी जो रिलेटेड है, आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा होगा तो हमने वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने बात टेम्परेचर की थी। एग्जांपल भले लिखा है रिवर, लेक, सी, एटमॉस्फेयर वगैरह जो लिखे हैं ये ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आप जब समुद्र में या बहुत बड़ी, देखो ओशन में तो कितनी भी हीट सप्लाई कर दो ये आप जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ओशन को, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहने वाला। एटमॉस्फेरिक एयर आप रात दिन देखिए, हमारे इंडस्ट्रियल एमिशन जो हो रहा है उससे, जितने अपने व्हीकल वगैरह चल रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी है जो आपका टेम्परेचर है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये बहुत सालों की प्रोसेस के बाद आप देखते हैं 30-40 साल के बाद की, 40 साल पहले हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था वो ऑन एन एवरेज, मैं अभी केवल बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 27 डिग्री था। अभी 40 साल बाद, 45 साल बाद ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो निकल के आया 27.5 या 28 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इतने लंबे टाइम में अगर आपने इतनी सारी हीट सप्लाई की है उसके बाद भी ऑलमोस्ट क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर कंसीडर की जाती है। सी का भी आपको समझ में आ गया होगा। लेक भी छोटी मोटी लेक नहीं लेना है ना। अभी पता चला मेरे घर के पीछे लेक बनी हुई थी सर, एक छलांग लगाता था तो लेक को क्रॉस कर लिया, उसको मैंने हीट सप्लाई की। लेक का मतलब है जो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो, उस वाली लेक को आप सप्लाई करिए हीट, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिवर में जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो रिवर क्या है, फ्लो कंडीशन में होती, फ्लोइंग कंडीशन में होगी, तो रिवर जो है उस प्लेस पर अपना हीट को कैरी नहीं करती, वो हीट को आगे लेकर चली जाती है और उसमें हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता। वो वाटर जो आपको मिलेगा उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हम यहाँ पे टेम्परेचर को देख रहे हैं। ये जो आप सोर्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर को देखा जाएगा, है ना। सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर, इसलिए इनको पढ़ा जाता है, इसलिए बताया जाता है। यहाँ पे अपन वाटर की बात नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, समझ गए ना। ये हाँ, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे एंट्रोपी की। किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी। सुनिएगा, एंट्रोपी का मतलब क्या है, या एंट्रोपी क्या होती है। तो मैंने आपको अभी जस्ट इतना बोला, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। ये बाद में डिटेल करेंगे, ये 2-3 घंटे का डिस्कशन है एंट्रोपी का, ठीक है। अभी तो आप इतना समझिए कि मेरे पास एक प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है, और हमारे पास जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है ना, वो ये बोलता है कि दी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ, आपका एंट्रोपी अगर बोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें यहां से क्या होता है, देखिए सुनिएगा, क्या है कि आप जब एंट्रोपी पढ़ते हो तो हमारे पास 3 कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन। वो 3 कंडीशन कौन सी, उनको समझते हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि आपके पास कोई एक प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस के थ्रू आपकी एंट्रोपी जो है, आपकी एंट्रोपी में जो चेंज आया, एंट्रोपी में जो चेंज आया वो लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0। एंट्रोपी में चेंज, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी में अगर चेंज लेस देन 0 हो गया, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। क्या लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी लेस देन 1, लेस देन 0 होने का मतलब है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि S क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, S डिक्रीज हो रही है। तो भाई साहब याद रखना कि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली भी, और हमारे पास लॉ भी है कि जब कभी किसी प्रोसेस की एंट्रोपी जो है, जब किसी प्रोसेस की एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो ऐसी प्रोसेस जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी प्रोसेस जो है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाए, पहला पॉइंट, ठीक। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो डायरेक्टली अभी बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग एंट्रोपी नहीं पढ़ रहे, पर सेकंड लॉ से ये बात समझ में आती है, यहाँ से मुझे कंक्लूड करके आपको कुछ बताना है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें, हमारे पास अगर कोई प्रोसेस जो है उसकी यूनिवर्स पे जो एंट्रोपी है वो 0 आ गई, कितनी आ गई, 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कोई प्रोसेस आपने बनाई है उसकी जो एंट्रोपी है वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए, पॉसिबल है, क्या दिक्कत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एंट्रोपी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि एंट्रोपी अगर 0 आ रही है आपकी, तब मैं इस समय कहूंगा कि ये पॉसिबल केस है। ऐसा केस है, ये पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी सिस्टम में आपकी एक प्रोसेस हो रही है और उसकी एंट्रोपी कितनी आ रही है, उसकी एंट्रोपी 0 आ रही है। पर एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो आप जरा समझिएगा कि अगर किसी प्रोसेस की एंट्रोपी प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद सेम आती है तभी तो वो 0 आएगी। इस del s का मतलब क्या लिखा है, s2 - s1, तभी तो ये लिखा है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, s1 = s2 लिख सकते हैं। तो मतलब प्रोसेस की इनिशियल पे और प्रोसेस जब फाइनल हो रही है उन दोनों पे आपकी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। और एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। कैसी प्रोसेस है वो, रिवर्सिबल।
मतलब उस प्रोसेस ने कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं किया है, वो कोई भी सिस्टम या यूनिवर्स पर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आपकी एंट्रोपी जो होती है वो जीरो हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि ये आपका पॉसिबल है किसके लिए, ये पॉसिबल है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए पॉसिबल है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, जिसका रिवर्सिबल हम किसको कहते हैं कि जिसका नेट इफेक्ट आपको सराउंडिंग पर ना मिले, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस उसको कहेंगे जिसका कोई भी नेट इफेक्ट आपको सराउंडिंग पर नहीं मिलता है। तो सराउंडिंग पर नेट इफेक्ट नहीं मिलता मतलब कोई भी वहां पर रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस नहीं है तो आप बोलेंगे कि जो आपकी डेल एस है वो कितनी होती है? जीरो। इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे आपकी एंट्रोपी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर यहां तक बात? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो हम तीसरा समझते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या आएगा? तीसरा है कि अगर मान लीजिए आपकी एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी इस बार आपकी क्या हो जाए, एंट्रोपी आपकी जो है यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी हो जाए? ग्रेटर देन जीरो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ भाई साहब, एक ही बार पॉसिबल नहीं था, बाकी तो दोनों बार ये चीज पॉसिबल है। क्या है ये? पहली बात की ये पॉसिबल है। ठीक, अच्छा, पॉसिबल तो है ही है। अब ये समझिए कब पॉसिबल होगा। एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, सिस्टम की एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। ये सिस्टम की एंट्रोपी तब बढ़ती है जब कभी रैंडमनेस बढ़ती है। क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ती है। तो रैंडमनेस बढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया है या कुछ न कुछ वर्क डन किया है या कोई नेट इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर किया है। आई क्या बात समझ में? ये डेल एस ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर कोई ना कोई नेट इफेक्ट किया है। क्लियर? तो ऐसा तो तब होता है जब हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तभी होगा कि आपका सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर कोई ना कोई कार्य कर दे या वर्क कर दे। ठीक ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको एंट्रोपी का है। समझने वाली बात कि एंट्रोपी किसे कहते हैं वो पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन आपने देखी और डेफिनेशन के बाद आपने सारी बातें बता दी है कि एंट्रोपी कितनी 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 हो सकती है। लेस देन 1 लेस देन 0 होगी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस हो जाएगी, है ना। ग्रेटर देन 0 हुई तो पॉसिबल होती है रिवर्सिबल के लिए, और अगर इक्वल्स टू 0 होती है तो पॉसिबल प्रोसेस होती है लेकिन वो रिवर्सिबल के लिए होती है। क्लियर यहां तक बात, है ना। चलिए, तो क्या होता है कि जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट ऑलवेज या इट आल्सो, ऐसा लिखेंगे इसको हम, इट आल्सो shows the feasibility of process, feasibility of process। feasibility का मतलब क्या है? whether it is possible or not। कि एक प्रोसेस आपकी पॉसिबल है या नहीं है वो बताता है ना, वो बताता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए भी ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका क्वालिटेटिव लॉ भी कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस के बारे में भी ये समझाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, कैसे पता चला कि वो आपका रिवर्सिबिलिटी से पता चला। आपके पास तीन चीजें आई हैं कि आपका ये रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है या नॉट पॉसिबल हो सकता है। प्रोसेस होगी या नहीं होगी वो इन तीन बातों पर डिपेंड करती है। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, अगर आपका एंट्रोपी में चेंज जो है वो नेगेटिव आ गया मतलब आप वहां पे समझ जाएंगे कि ये तो पॉसिबल जो प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका एंट्रोपी में चेंज जीरो आ गया तो समझना रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होना चाहिए रिवर्सिबल। और डेल एस अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। तो इन दोनों केसेस में पॉसिबल होता है, इस केस में पॉसिबल नहीं होता है। फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल तब निकलेगा जब आपका डेल एस जो होगा यूनिवर्स के लिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाए? जीरो आ जाए। अगर ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि डेल एस जो होता है यूनिवर्स के लिए वो लेस देन अगर जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल प्रोसेस कैन नॉट अकर। प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर आपने बना भी दिया, अगर आप सॉल्व कर भी रहे हैं ना तब भी आप गलत करेंगे।
क्योंकि उसने बोला हुआ है कि भाई साहब एंट्रोपी जो है वो लेस देन जीरो कभी हो ही नहीं सकती, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहां पर देखने वाले हैं एक जनरल स्टेटमेंट। क्या देखेंगे अब यहां से हम एक जनरल स्टेटमेंट देखेंगे हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जनरल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड, ऐसा क्यों लिखा है जनरल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट आते हैं, दो अलग-अलग साइंटिस्ट हुए हैं, है ना, सॉरी दो अलग-अलग स्टेटमेंट दिए गए, साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। एक स्टेटमेंट आता है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आता है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लैंक का है और एक क्लॉसियस का है, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह उन्होंने बताया वैसे हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक जनरल स्टेटमेंट की बात करेंगे जहां पर हम केवल ये बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई साहब समझिए यहाँ पर कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, क्या बोलता है ये, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे भी आ रहा है और वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है ना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस टू कन्वर्ट low grade energy into high grade energy completely। यही जनरल स्टेटमेंट है, यही जनरल स्टेटमेंट है, बस बेसिक सा। इसने बोला कि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में आप पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वर्ड जो आया है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इम्पॉसिबल। क्या लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल। इसको समझना, इम्पॉसिबल का इसका मीनिंग है अपनी जगह, है ना। इम्पॉसिबल क्यों बोला गया, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक सेकंड। सुनील, सुनील जल्दी आओ इधर। एक काम करो, बालाजी में जाओ और वहां संदीप बैठा होगा, उससे पूछना कि सीयूईटी वाले बच्चे 9 बजे 9:30 बजे आएंगे। आपने कल इन्फॉर्म कर दिया था सबको, सीयूईटी वाले बच्चे 9:30 बजे आएंगे। नवदीप सर पूछ रहे हैं, इन्फॉर्म कर दिया था, है ना। और आके मेरे को भी तुरंत बताओ 5 मिनट के अंदर। हाँ, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था, 9:30 बजे आएंगे क्या? ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और यहां से अब हमको पढ़ना है हमारे डिफरेंट, जो आपको मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास स्टेटमेंट्स है। कौन कौन से स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। ठीक, चलिए तो मैं एक चीज आपको और यहां पे हुआ तो अगर बात ये तो बता देता हूं। थर्मल एनर्जी स्टेटमेंट देखिए, तो आपके पास अब क्या आएगा, आपके पास दो स्टेटमेंट आने वाले हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए क्या हो गया, कर दिया था, मतलब आने वाले। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ये सेशन यहीं पर रोकते हैं अभी, क्योंकि आपको ये जो है पूरा केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस जो है ये पूरा आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा है, मतलब आपको करीब 1-1.5 घंटा चाहिएगा। तो पूरी प्रोसेस में एक साथ समझा दूंगा। अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो हम लोग बीच में अटक जाएंगे, है ना। मेरी 9:30 बजे से क्लास है, तो अभी आप जितना मैंने अभी आपको बताया है इस वाले लेक्चर में, मतलब जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, वो पढ़िए, और इसके पहले जो आपने कल का जो अधूरा छूटा हुआ था वो पढ़ा, वो भी पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ तक बात है ना। ये पूरा आप जितना आपको बेसिक पढ़ाया है अभी तक, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में, कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में क्या क्या डिफरेंस है, ये देख लीजिए। सोर्स सिंक क्या होते हैं, क्योंकि बार बार बनने वाले हैं, सोर्स सिंक बार बार बनेंगे, है ना। ठीक, सोर्स से आप क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमको, और सिंक को हम क्या करते हैं, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं।
तो ये लिखा हुआ विच कैन एब्जॉर्ब या विच कैन, जिसको हम पूरी क्या कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसका कॉन्सेप्ट आने वाला है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट होगा, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से आगे क्या देखेंगे आप कि एंट्रोपी अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस हमारी फिजिबल है या नहीं है। इवन मैं आपको बताता हूं मैकेनिकल के लिए कि थ्योरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एंट्रोपी वाला क्वेश्चन। एंट्रोपी में ये पूछा था कि डेल एस जो है, मेरे ख्याल से एसएससी का क्वेश्चन है, डेल एस कब पॉसिबल है। एक पॉसिबल इक्वेशन के लिए आप डेल एस कितना लेते हैं, ये लेते हैं। ये इक्वेशन जब पॉसिबल होती है तब लगता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पर्पस से। तो कब पॉसिबल नहीं है, जब डेल एस आपका क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। ठीक, जनरल स्टेटमेंट, इस जनरल स्टेटमेंट को आप याद रखें तो ठीक, नहीं याद रखेंगे तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको जो स्टेटमेंट्स याद रखना पड़ेंगे वो केल्विन प्लांक के और क्लॉसियस वाले होंगे, जहां से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हीट इंजन के बारे में, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं PMM2 जिसको अपन बोलते हैं परपेचुअल मशीन मोशन मशीन 2। हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे हीट पंप के बारे में। तो मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आप कल वाला लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि जो कल वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो आपका स्पेशली क्या है, जो आपको आगे वाले आरएसी वगैरह में भी काम आएगा। आगे आप जब आरएसी, आपका पूरा सिलेबस देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक आइडिया ऑफ आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वहां पर भी काम आने वाला है। क्लियर ये बात? तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।